अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक है बेसिकली द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोइट्री दैट इज़ ओ टू अ नाइटिंगेल बाय जॉन कीट्स। ठीक है, अच्छा बेसिकली क्रिटिकल एप्रिसिएशन में हम लोग क्या क्या लिखते हैं वो चीज़ें आप लोग लिखते हैं। सबसे पहले तो वी टेल द पीपल कि कौन कौन सी फिगरेटिव लैंग्वेजेस यूज़ हुई हैं इस पोइट्री में, एंड देन वी ऑल्सो टेल कि कौन सी राइम स्कीम है, किस तरीके की पोइट्री लिखी हुई है, क्या क्या इसमें राइमिंग चीज़ें प्रेजेंट हैं, स्टैंजा 1 में क्या है, स्टैंजा 2 में क्या है। तो इस तरीके से ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन होने वाला है। लाइक मैं देखूँ कितने पेजेस का लिखा हुआ है, 8 पेजेस, तकरीबन 8 to 9 पेजेस का ये क्वेश्चन है, एंड दिस कम्स एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स। ठीक है, आपके एडवांस इंग्लिश के पेपर में। तो मेक श्योर आप ये वीडियो लाजमी एंड तक देख लीजिएगा, एंड साथ साथ आप लोग इसके मेरे नोट्स के स्क्रीनशॉट्स भी लेते जाइएगा कि ताकि जब आप लोग खुद क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिख रहे हो तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले चीज़ क्रिटिकल एप्रिसिएशन में आप क्या करेंगे, यू हैव टू एक्सप्लेन द राइटर। ठीक है, कि कौन था पोइट्री का राइटर, एंड उसका थोड़ा सा आपने इंट्रो देना है। जॉन कीट्स was one of the greatest poets who wrote one of the famous poetries like Ode to a Nightingale. This ode is like an address, a song to the addresses the nightingale. ठीक है, अब ये किसके लिए लिखी हुई है पोइट्री? दिस पोइट्री इज रिटन फॉर द नाइटिंगेल. वाई दिस पोइट्री इज यूज टू एड्रेस द नाइटिंगेल. The writer has written this poetry in order to escape the reality of life, as his reality was very bitter. ठीक है, अब why did the writer write this poetry? Because his reality was bitter, as his brother died, his mother, father, both of them died. He lost his lover, and he got a lot of criticism from the critics when he used to write poetry, right? So he had a lot of sorrows in his life, which is why he used to write poetry in order to escape all those sorrows. Okay, on his grave he told the following inscription to be written: Here lies one whose name was written on water. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर वो आदमी रहता है जिसका नाम पानी पर लिखा हुआ है। अब अगर आप पानी पर ऐसे करके नाम लिखो किसी का तो बहुत जल्दी मिट जाता है ना, राइट? तो इन द सेम वे जॉन कीट्स इज़ टेलिंग इन अ वेरी मेटाफोरिकल वे कि मेरी जो एग्जिस्टेंस है ना, दैट इज़ जस्ट लाइक माई नेम ऑन वाटर। बहुत जल्दी मेरी एग्जिस्टेंस मिट गई है, एंड इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ कार्व्ड इन स्टोन एंड इट सजेस्ट इम्परमानेंस. मतलब ये बंदा परमानेंट नहीं है, एंड अ मैटर ऑफ ट्रांजिएंट नेचर. ही फेल्ट द नीड टू राइट दिस इंस्क्रिप्शन ऑन हिज ग्रेव एज ही वॉज सर्टेन दैट ही वुड बी इमीडिएटली फॉरगॉटन. ठीक है, अब इसको ये लगता था कि बहुत जल्दी इसको भुला देंगे लोग एंड सब कुछ, मतलब इसको कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देगा. ठीक है, ही केम एंड वेंट एंड डिड नॉट डू एनीथिंग एनी वन थॉट वॉज वर्थ रिमेंबरिंग. अब इसको ये लगता था कि इसको तो कोई याद ही नहीं करेगा, इसको तो मतलब कोई अप्रिशिएट ही नहीं करेगा. There were certain events in his life that he wanted to escape, and that is why he was called as the poet of escape. And those events are, ठीक है, अब इसको क्या कहते थे? इस इंसान को पोएट ऑफ एस्केप भी कहते थे. These can be used in your MCQs, तो मेक श्योर कि आप इसको याद कर लें कि वाई वॉज जॉन कीट्स नोन एज द पोएट ऑफ एस्केप, राइट? अब जो है क्यों ये पोएट ऑफ एस्केप कहा जाता था इसको, इसका रीज़न मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो अभी आप ये देख लें. बिकॉज कीट्स वॉज एन ऑर्फन, नंबर 1. नंबर 2, कीट्स के ब्रदर की डेथ हो गई थी, डेथ ऑफ कीट्स ब्रदर. नंबर 3, लॉस ऑफ कीट्स लव. नंबर 4 इज़ द रिजेक्शन बाय द क्रिटिक्स. ओके, ठीक है, तो ये सारी आपने इस तरीके से मेंशन करना है. सबसे पहले आपने ऑथर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, उसकी कोई कोट दे देनी है, देन आपने बताना है कि उसको किस नाम से पुकारा जाता है एंड क्यों पुकारा जाता है. ओके, तो सबसे पहले आप राइटर को डिस्क्राइब करोगे एंड देन आप पोइट्री को डिस्क्राइब करना स्टार्ट करोगे. दिस पोइट्री इज़ एन ओड दैट एड्रेसेस द नाइटिंगेल. अब ये पोइट्री क्या है? बेसिकली एक ओड है जो कि किसको डिस्क्राइब कर रही है? नाइटिंगेल के सॉन्ग को डिस्क्राइब कर रही है. ठीक है, ये उसने तब लिखी थी when he was very inspired by the song which was created by the nightingale. Okay, this poetry offers a peaceful escape for the heavy odds of life. There are 8 stanzas in this poem with 10 lines in each stanza. अच्छा, आपने अब पोएम का स्ट्रक्चर बताना है कि कितने स्टैंजाज हैं और उन स्टैंजाज में कितनी लाइन्स हैं. ये चीज़ आप थोड़ा सा याद कर लेंगे तो आपका अच्छा हो जाएगा. द पोम फॉलोज द राइम स्कीम. अच्छा, ये राइम स्कीम भी आपने याद करनी है, इसको समझने की ज़रूरत नहीं है. ए बी सी डी ई, ए बी. ठीक है, ये 2 हैं, ए बी.
देन CDE CDE, ठीक है। तो पहले उसने 2 राइमिंग के साथ 2 लाइन्स लिखी, उसके बाद उसने 3 राइमिंग के साथ 3 लाइनें लिखी, ठीक है। थ्रू आउट द पोएम विद एन एम्बियाकिक पेंटामीटर दैट कंसिस्ट ऑफ 5 आइएम्स। अच्छा, अब ये इतना आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा नर्ड हुआ करती थी तो मैंने ये बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में लिख लिया। अगर आपने याद करना हो कि इसके अंदर कितने आइएम्स है, 5 आइएम्स, ये आपको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आप राइम स्कीम कोशिश करके याद कर लीजिएगा। ये याद कर लें कि 8 स्टैंजाज हैं और 10 लाइन्स है, तो इतना भी काफ़ी हो जाएगा। माई हार्ट एक्स एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन्स, ठीक है। तो इसके क्या है, इसके अंदर 5 आइएम्स है। End rhyme is present in the stanza that helps to make the stanza melodious, such as the first stanza. The rhyming words are pains, drains, drunk, sunk. Internal rhyme is a rhyme within a line, ठीक है। अब यहाँ पे end rhyme भी है, इंटरनल राइम भी है। एंड राइम मतलब कि स्टैंजा के आखिर में जो वर्ड आता है वो राइमिंग हो, जैसे फॉर एग्जांपल पेन्स, ड्रेन्स, ड्रंक, संक, ठीक है, ये एंडिंग राइम है। उसके बाद इंटरनल राइम, टू टोल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ। अच्छा, अब ये सेंटेंस के अंदर जो राइमिंग हो रही है दैट इज़ नोन एज इंटरनल राइम। 2 वर्ड्स मी एंड दी राइम विथ वन अनदर, ओके। तो ये 2 वर्ड्स हैं जो कि राइम करते हैं एक दूसरे के साथ। अब ये आपने जब राइम स्कीम और सीक्वेंस समझा ली तो फिर वी मूव ऑन टू द सेपरेट स्टैंजास, ओके। अब पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से कि ताकि आपके पास ये चीज़ सेव हो जाए। चलें जी, now let's move on to the starting of the poem. Stanza 1 starts the poem and it says that the poet's heart is in pain and he feels numb and tired, ठीक है। अब पोइट का जो दिल है वो पेन में है और वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है। It feels as if he has drunk from a poisonous hemlock plant. अब ये पोइट हमें ये चीज़ बता रहा है कि उसको ऐसा फील होता है कि जैसे उसने जहर पी लिया हो, और हैज़ टेकन सम काइंड ऑफ एन ओपिएट ड्रग एंड फॉलन इनटू द वाटर्स ऑफ लेथ। लीथ क्या है? लीथ इज़ द एंशिएंट ग्रीक मिथ दैट मेक्स यू फॉरगेट एवरीथिंग। अब इसको ये लगता है कि इसकी ज़िंदगी में तो इतना ज़्यादा बहुत रुकावटें हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं इसकी ज़िंदगी में, तो ये इसको ऐसा लगता है जैसे इसने जहर पी लिया हो। He is jealous of the nightingale who can sing beautifully and peacefully. She is like the dryad. ठीक है, अब वो जेलस है ऑफ द नाइटिंगेल से, क्यों? क्योंकि नाइटिंगेल इज़ वेरी पीसफुल एंड इस बंदे की लाइफ में बिल्कुल भी पीस नहीं है। She is like the dryad who is a mythical tree spirit in his patch of overgrown greenery and shadows, singing summer's song. ठीक है, नाइटिंगेल किसका सॉन्ग गा रही है? समर का सॉन्ग गाए जा रही है। अब नेक्स्ट आपने क्या बताना है? लिटरेरी डिवाइसेस। The literary devices used in stanza 1 are alliteration. Alliteration क्या सॉरी आई डोंट नो, मेरा माउथ में स्लिप हो गया, आई डोंट नो। तो alliteration क्या होता है बेसिकली कि जब सेम लेटर से मुख्तलिफ वर्ड स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब जैसे डी की alliteration है ड्राउजी, ड्रंक, डल, ड्रेन्स, ठीक है। फिर सिंगेस्ट, समर, हैप्पी, हैप्पीनेस, ठीक है। तो दोनों एच से स्टार्ट हो रहे हैं, इधर दोनों एच से स्टार्ट हो रहे हैं। दिस इज़ नोन एज एलिट्रेशन। ही ऑल्सो मैंशंस अल्यूजन दैट इज़ डिज़ाइन टू कॉल समथिंग टू माइंड विदाउट मैंशनिंग इट स्पेसिफिकली, ठीक है। यहाँ पे ये इस चीज़ को भी मैंशन करे, ये इतना ज़्यादा आपको मैंशन करने की नीड नहीं है। असोनेंस भी इसने लिखी है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट दैट इज़ द नाइटिंगेल। किसी भी चीज़ को आपने अगर पर्सोनिफाई करना है तो उसको क्या कहते हैं? उसको असोनेंस कहते हैं, ठीक है। ही हैज़ यूज्ड अ स्कीम ऑफ असोनेंस दैट इज़ रिजेम्बलेंस ऑफ साउंड बिटवीन द वॉवल्स। रिजेंबल कर रहे हैं वॉवल्स को और साउंड्स को, ठीक है। अब इतना ज़्यादा भी नहीं पूछते, मैंने कुछ ज़्यादा ही इसको एलेबोरेटेड फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। चले जी, यहाँ से फॉर एग्जांपल ट्रीज़, ग्रीन, ईज, यहाँ पे डबल ई, यहाँ पर भी ई ए, नॉट, लॉट, मेलोडियस, प्लॉट, यहाँ पे भी ओ टी, नॉट, यहाँ पे ओ टी आ रहा है, फिर लॉट में ओ टी, फिर प्लॉट में ओ टी, ठीक है। एक्स, पेन्स, ड्रेन्स, यहाँ पर भी सेम साउंड है। तो ये क्या है? ये सारी चीज़ें हैं असोनेंस, ठीक है। द राइटर हैज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस सीजर्स दैट इज़ द यूज़ ऑफ कॉमास। कॉमास बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। माई हार्ट एक्स, कॉमा, एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन्स, ठीक है। In Jambunet is also used, that is the continuation of the sentence or the phrase from one line of the poetry to the next.
ठीक है। अब यहाँ पे माई हार्ट एक्स एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन्स माई सेंस एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक। ठीक है, अब ये क्या है, एक ही कंटिन्यूशन में इसने 2 लाइन्स लिखती हैं पोइट्री की, तो दिस इज़ नोन एज इंजैम्पमेंट। ठीक है, अच्छा अब इसमें से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं, जितनी आपको याद रहती हैं। फॉर एग्जांपल आपने 2-3 चीज़ें लिख ली, असोनेंस लिख लिया, इंजैम्पमेंट लिख लिया, बाकी आपने कुछ भी नहीं लिखा, तब भी इट वुड बी फाइन। ओके, मैंने बहुत ज़्यादा एलैबोरेट कर दिया है, तो आपने इतना एलैबोरेट नहीं करना। The writer has also used a paradox in which there is a contraindicatory statement. He says that he is jealous and envious of how the nightingale sings so beautifully. अब ये writer jealous है, क्यों jealous है? jealous है of the nightingale, क्योंकि nightingale इतना अच्छे से इतना सुरीले आवाज़ में गा सकती है, लेकिन writer नहीं गा सकता. "'Tis not though enough envy of thy happy lot, but being too happy in thy happiness." ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा खुश है in his own happiness. The writer uses a simile as if he had drunk hemlock. In stanza number 2, he wishes that he had some vintage wine that had been stored deep in the earth. अब यहाँ पे ये विश करता है कि काश इसके पास शराब होता जो कि ये पीता। ठीक है, और इसको लगता है कि ये जो वाइन है अगर ये इसको पिएगा तो ये उस दुनिया में चला जाएगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल होंगे, फ्लावर्स होंगे, कंट्री साइड होगा, कंट्री साइड लीड्स टू विलेज, और लोग डांस कर रहे हैं। ठीक है, इसको मतलब वाइन से ना बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट याद आती है। एलिट्रेशन हैज़ बीन यूज्ड हियर, फॉर एग्जांपल डीप डेल्व्ड अर्थ एंड सॉन्ग एंड सन बर्न्ड मर्थ। ठीक है, तो आप देखो ना किस तरीके से इसने राइम को लिखा है, राइट। Flora is an allusion here. He has the wish to drink the bottle of wine that would transport him to the warm south, one full of water from the mythical Hippocrene spring that is referred to an allusion here. अच्छा, अब इसको लगता है कि अगर ये शराब पी लेगा तो ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा टू द साउथ। साउथ वाले एरिया में क्या है, बेसिकली देयर इज़ अ स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या होता है, पानी का एक चश्मा, जहाँ से ये इसको लगता है कि ये वहाँ पे चला जाएगा एंड वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने लगेगा। द बबल्स ऑफ वाइन प्लेड ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्लास एंड ही यूज्ड कॉन्सोनेंट्स वेरी इफेक्टिवली विद बीडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रिम। विंकिंग मतलब आंख मारना किसी को। ठीक है, तो बबल्स आपने देखा है जब आप पेप्सी को ऐसे शेक करके रखते हो तो बबल्स कुछ बुझ रहे होते हैं, कुछ ऐसे ख़त्म हो रहे होते हैं, कुछ इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, तो दैट ही हैज़ रेफर्ड टू एज विंकिंग। और यहाँ पर भी देखो एलिट्रेशन यूज़ हो रही है, बीडेड बबल्स। ठीक है, ब्रिम, बी। ठीक है, then he says that he could get drunk, forget the world and escape with the nightingale away in the dark forest. ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि दुनिया को भूल के और नाइटिंगेल के साथ फॉरेस्ट में चला जाएगा। That I might drink and leave the world unseen. ये दुनिया को छोड़ छाड़ के चला जाएगा unseen. The writer also introduces the concept of assonance here, that is unseen, the, green. ठीक है, अब ये जो internal rhyming है डबल ई वाली, this is known as assonance. Okay, अब स्टैंजा नंबर 3 के अंदर कौन कौन से इसने लिटरेरी डिवाइसेस रखे हैं। स्टैंजा 3 स्टार्ट्स विद द रिपीटिशन अवे एज द राइटर सेज दैट ही विल फ्लाई अवे फ्रॉम द ह्यूमन वर्ल्ड। स्टैंजा 3 कैसे शुरू होता है, रिपीटिशन से। रिपीटिशन ऑफ विच वर्ड, अवे। अवे को इसने 2 दफ़ा रिपीट किया है और इसने ये कहा है कि ही वुड फ्लाई अवे, वो बहुत दूर चला जाएगा फ्रॉम द ह्यूमन वर्ल्ड। और कहाँ पे जाएगा, ये चला जाएगा टूवर्ड्स द नाइटिंगेल। नेक्स्ट यहाँ पर एल्यूजन भी है, नॉट चैरियोटेड बाय द बैकस एंड हिज पार्ट्स। अब ये इतना आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ही सेज दैट ही डज नॉट नीड अ राइड फ्रॉम बैकस द गॉड ऑफ वाइन। ही सेज दैट ही कैन फ्लाई ऑन द इनविजिबल विंग्स ऑफ पोइट्री। द ह्यूमन कॉन्शियसनेस माइट कन्फ्यूज हिम एंड स्लो डाउन। ठीक है, अब इसको क्या लगता है, इसको लगता है कि ये बहुत जल्दी उड़ के चला जाएगा। कहाँ से उड़ेगा, जब इसकी डेथ हो जाएगी तो ही विल फ्लाई फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू द हेवन ऑन द विंग्स ऑफ पोइट्री विच ही इज़ राइटिंग राइट नाउ। ठीक है, तो इसकी ये सारी चीज़ें इसकी इमेजिनेशन में थी कि उसको शराब के खुदा की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ऐसे कहना बहुत गलत बात है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, लेकिन इन्होंने ये मिथ्स बनाए हुए हैं कि एक गॉड ऑफ वाइन है एंड स्टफ। तो ये चीज़ अगर आपके MCQs में आ जाए तो इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, याद कर लें इसका नेम कि बैकस वॉज द गॉड ऑफ वाइन अकॉर्डिंग टू दिस मिथोलॉजी। Right? He says that he is already with the nightingale. Here alliteration is used, pards, poesy, perplexes, etc. P सब में P यूज़ हुआ है, तो इधर से ये क्या चीज़ है, ये है alliteration. He says that the night is gentle and the moon is personified as the queen of sky sitting on her throne surrounded by the stars. अब जब ये चला गया ऊपर विंग्स ऑफ पोइट्री पे, तो फिर इसको क्या मिला, इसको वहाँ पे मून नज़र आया, इसको स्काई नज़र आया, स्काई
में क्वीन बैठी हुई थी, स्काई की क्वीन बैठी हुई थी और साइड में स्टार्स थे. In the last three lines, he said that it is dark, where he is standing with only a small amount of light making its way through the lush and gloomy trees and moss-covered paths. ठीक है, अभी क्या कह रहा है लास्ट थ्री लाइन्स में कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, सिर्फ एक छोटी सी लाइट थी जो कि कहाँ से गुजर रही है, थ्रू द ग्लूमी ट्रीज. द ट्रीज वर वेरी लश एंड ऑल्सो द ट्रीज वर वेरी ग्लूमी. और पाथ्स कैसे थे, मॉस कवर्ड पाथ्स थे. ठीक है. In stanza number 4, it starts with alliteration, that is flowers, feet, fast, fading, etc. ठीक है, हर स्टैंजा में इसने क्या यूज़ किया है, alliteration. यहाँ पर देखो F F F F. The alliteration also takes place with the letter M, that says mid, May, musk, rose and murmurous. M M M M. सही है. तो इस तरीके से ये मैंने सारे जो लिटरेरी डिवाइसेस थे वो मैंने निकाल के और कंपाइल कर लिए हैं इस क्रिटिकल एप्रिसिएशन में. आप लोगों ने बस यही करना है कि आपको इसको याद करना है एंड अपना जब आपके पास पेपर आता है तो उसमें ये अच्छे से आप लोगों ने लिख कर आ जाने हैं इसी फॉर्मेट में. ठीक है. और अच्छी राइटिंग भी करेंगे तो उससे आपको ज़्यादा अच्छा मार्क्स भी मिलेंगे. In this stanza, the writer says that he cannot see the flowers in the forest. Okay. And he cannot tell what plants hang from the trees. The darkness surrounds him and he tries to imagine what grows in the surrounding space. There are now hawthorns, sweet briars and purple violets covered in the leaves on the forest floor. अच्छा, यहाँ पे अब फॉरेस्ट के फ्लोर पे क्या चीज़ है, वायलेट्स हैं और मॉस कवर्ड है और बहुत ज़्यादा डार्कनेस है. ठीक है. द मस्क रोज विथ इट्स लग्जरियस सेंट विल बी क्राउडेड बाय द हमिंग मास ऑफ फ्लाइज इन द समर इवनिंग. अब जहाँ पे ये मस्क रोज है उसके अराउंड बहुत ज़्यादा मक्खियाँ भी होंगी. क्यों? क्योंकि उसकी सेंट इतनी अच्छी है कि ऑल द फ्लाइज विल बी अट्रैक्टेड टू इट. स्टैंजा नंबर 5. स्टैंजा नंबर 5 स्टार्ट्स and he says that his mood darkens as he listens to the nightingale song. पहले इसको खुशी होती थी नाइटिंगेल के सॉन्ग से, फिर उसको बीच में जेलसी होने लग गई कि नाइटिंगेल इतना अच्छा गा सकती है और मैं इतना अच्छा नहीं गा सकता. उसके बाद इसका मूड डार्कन होने लग गया आफ्टर द नाइटिंगेल सॉन्ग. The writer has personified and romanticized death and personified it in poetry, half longing to die himself. अब इसको ये था कि मैं भी मर जाऊँ. ठीक है. और उसने इसको इस पोइट्री के अंदर पर्सोनिफाई करके रखा है. उसने रोमांटिसाइज किया हुआ है, मौत को रोमांटिसाइज कर दिया है. I have been half in love with easeful death. इसको ये था कि ये बहुत खुशी खुशी बहुत ईजफुल डेथ हो जाए इसकी. Right now it seemed to be a good time to die, to end the pain of human suffering while listening to the nightingale. Soft names in many a mused rhyme. अब ये mused rhyme किस चीज़ को कह रहा है? He says this to the nightingale, that the nightingale is just like a mused rhyme. And अब वो ये कहता है कि he will be lucky and this would be a very easy death if he falls, if he dies while the nightingale is singing. ठीक है. उसको नाइटिंगेल का सॉन्ग इतना पसंद आया कि he wanted to die while listening to his song. ठीक है. That was his last wish, to listen to the song of the nightingale. He then says that the nightingale to sing with its whole heart and soul, and if Keats died here, the nightingale would go on singing, but the song would be wasted upon his ears. अब अच्छा, अब अगर ये मर गया तो फिर सॉन्ग वेस्ट हो जाएगा नाइटिंगेल का. क्यों? क्योंकि ये सुन ही नहीं पाएगा उस साउंड को. He also gives an alliteration at the end of the stanza which says soul, still, sod, etc. ठीक है. अब ये भी alliteration है S S S के साथ, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा. इन स्टैंजा 6 इट स्टार्ट्स विद अ हाइपरबोल दैट सेज इमॉर्टल बर्ड. अब कोई भी चीज़ इमॉर्टल नहीं है, हर चीज़ फ़ानी है, हर चीज़ इस दुनिया से जानी है. लेकिन ही स्टार्ट्स विद अ हाइपरबोल विच इज़ एक्चुअली एन एग्जैजरेशन एंड इट्स नॉट ट्रू, एंड दैट सेज एन इमॉर्टल बर्ड. ठीक है. ही सेज दैट द नाइटिंगेल वॉज नॉट बॉर्न टू डाई and says that the song of the nightingale which will be heard was also heard by the people several generations ago. जो song आज हम सुनते हैं नाइटिंगेल का, वही song बहुत सारे लोग generations पहले, सदियों पहले भी सुनते थे, whether it was an emperor or whether it was a clown. वो सारे लोग इसको सुना करते थे. Next it describes an allusion of the Ruth. He says that it is unchanged since the biblical times when Ruth stood in the fields of corn. अच्छा, अभी इतना करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं इस पे, फेरी लैंड्स फॉरलॉर्न. द लास्ट 3 लाइन्स शो एन एलिट्रेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एफ दोनों फेरी लैंड्स फॉरलॉर्न वाली एलिट्रेशन. दिस मीन्स दैट द सेम सॉन्ग कुड बी हर्ड इन द फॉरलॉर्न लैंड्स वेयर द फेरीज ड्वेल. अब इसने एक इमेजिनरी वर्ल्ड बनाई हुई है किसकी? फेरीज की.
एंड ही थिंक्स कि यहाँ पे फेरीज रहती हैं और यहाँ पर नाइटिंगेल का सॉन्ग सुना जाता है. In the last stanza, the poet starts with the word forlorn. Poet शुरू होता है किसके साथ? word forlorn के साथ. That makes him feel that he is lonely again. Last stanza के अंदर बहुत ज़्यादा lonely माहौल है. Alright? He bids farewell to the nightingale. Nightingale को उसने खुदाफिज कह दिया. And he was beautifully describing the nightingale, but the word forlorn tells him that he should not have much time. अच्छा, forlorn word ऐसा है that was just like a bell to his ears. उसको ये था कि मैं जो है अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल आऊँ and into the real world. He ends his poetry with a very confused rhetorical question. Rhetorical question ऐसा होता है जिसका कोई जवाब नहीं होता, जिसका मतलब you just get stuck when you ask that question. और इसमें उसने बोला, was it a vision or a waking dream? Fled is that music, do I wake or sleep? अब ये पूछ रहा है कि is that a dream or is that a vision? एंड क्या मैं सो जाऊँ, ये ख्वाब देखने के लिए क्या मैं सो जाऊँ, या क्या मैं जाग जाऊँ कि मैं जो है इस तरीके से इमेजिन कर सकूँ. तो ही इज़ सो कन्फ्यूज इन हिज होल थिंग दैट ही इज़ जस्ट राइटिंग लाइक दिस. और टू अ नाइटिंगेल इन अ नटशेल. अच्छा, दिस इज़ बेसिकली दी कंक्लूजन कि लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में. Ode to a Nightingale in a Nutshell is an expression of feelings. It is a highly impressive poem of John Keats. This poem is evident that he is a true romantic and a pure poet. ठीक है, ये evident है कि ये बहुत ही अच्छा poet है. It reveals his strong imaginative powers. He has successfully managed making comparisons and demonstrating nature and its objects. ठीक है, अब ये compare करता है चीज़ों को और nature को भी demonstrate करता है और उसके objects को भी. He has proved that the song of the nightingale is immortal. Nightingale का जो song है वो immortal रहेगा. वो हमसे पहले जो generations थी वो भी सुनती थी, हम भी सुनते हैं, हमारे बाद जो generations आएंगी वो भी इस song को सुनेंगी. It has been proved that imagination is pleasurable and life is painful. ठीक है, imagination बहुत अच्छी है, डे ड्रीमिंग करना बहुत अच्छा लगता है लोगों को. क्यों? क्योंकि they can live it by themselves, they can do whatever they want. And real life is actually painful because हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई दुख होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने ये एक कोट लिखी है एक ऑथर की, सिडनी कॉल्विन. अब इसने क्या कहा अबाउट दिस पोइट्री. Ode to a Nightingale is among the varied glories of English poetry. ठीक है, he praised this poetry like this, that it is one of the glories of English poetry. ठीक है, तो अब ये आपकी हो गई complete critical appreciation. आप लोग, अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ एक एक पैराग्राफ. आप लोग वीडियो को पॉज करके साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाएं कि ताकि आप लोगों का अच्छे से हो जाए. रुक जाइए. सबसे पहले आपने जॉन कीट्स का इंट्रोडक्शन देना है अच्छे से, एंड देन आपने एक एक स्टैंजा को डिस्क्राइब करना है कि इसमें कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस हैं.
चलें जी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।